एक बार फिर से स्वागत है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। देश का बही खाता, देश का बही खाता रख दिया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अब से थोड़ी देर पहले। उम्मीदें कई सारे अलग अलग सेक्टर्स को थी। क्या वो उम्मीदें इन सेक्टर्स की पूरी हो पाई? जो बजट एलोकेशंस किए गए हैं, जो ऐलान किए गए हैं आने वाले इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, उसके संदर्भ में आसान शब्दों में इसे जानकारों से जानने समझने की कोशिश इस खास पेशकश के जरिए हम करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मोटे मोटे तौर पर जो बड़े ऐलान किए गए हैं उसके तौर पर देखा जाए कि चूंकि उम्मीद सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर रहती है, कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये 9वां साल होगा जब इनकम टैक्स के स्लैब में कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग यहां पर एक राहत की उम्मीद कर रहा था। हालांकि आईटीआर रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके संदर्भ में एक राहत जरूर यह है कि कोई अगर गड़बड़ी होती है या फिर आप दोबारा अगर अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 साल की अवधि दी गई है, यानी कि इसमें जो समय है वो बढ़ाया गया है। उसके अलावा दिव्यांगों को थोड़ी सी टैक्स में राहत देने की बात कही गई है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया है, इसे 18% से घटाकर 15% किया गया है। इसका आने वाले समय में क्या कुछ असर पड़ेगा? क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान, चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, लिहाजा उसको लेकर भी था कि क्या इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अपनी एक डिजिटल करेंसी आरबीआई लेकर आएगा। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी जितनी आमदनी है उसमें 30% टैक्स लगाने की बात कही गई है। घाटा होगा तब भी टैक्स देना होगा, तो ये एक बड़ी खबर। उसके अलावा भी कुछ और कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस पर बातचीत लगातार हम करेंगे, आसान शब्दों में इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त बेहद खास मेहमान डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। पीएन मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट चूंकि ये माना जा रहा था, आमतौर पर अगर सरल भाषा में कहें, चूंकि इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी होने हैं और आखिर में जब ये साल खत्म होगा तो 7 राज्य, कुल मिलाकर 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। लिहाजा माना जा रहा था कि कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिसे चुनावी कह सकते हैं। अब बजट सामने आया, इसे आप चुनावी कहेंगे या प्रभावी कहेंगे? किस तरह से आपका अपना आकलन कहता है मिश्रा साहब? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, अर्थशास्त्र में पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ, प्रबंधन में पढ़ता पढ़ाता रहता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है और बजट में सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, तब तक 2 धर्मों का निर्वहन होता है। वित्त मंत्री के बजट प्रस्तुत करने के ठीक बाद लोकसभा का नेता या देश का प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की तारीफ करता है कि बहुत उच्च कोटि का बजट है, और प्रतिपक्ष या यूं कहे कि लोकसभा में विपक्ष की निंदा उसको बहुत कचरा बजट उसको बताता है। क्योंकि आज रिकॉग्नाइज्ड बजट नहीं है, तो लगभग सारी की सारी पार्टियां जो सरकार में शामिल हैं वो बजट के विरोध में खड़ी हो गई हैं। अभी आपने ही अपनी ही इस चर्चा में देखा कि सत्तारूढ़ दल के लोग बजट की तारीफ करने से अघा नहीं रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग बजट का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि बजट प्रस्तुत करना ये पार्टी पावर का संवैधानिक अधिकार है, मनी बिल कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन सदन के बाहर एक सकारात्मक क्रियात्मक बात ये होती कि जो दल विपक्ष में हैं वो ये बताते कि यदि उनको बजट प्रस्तुत करना होता तो वे किस प्रकार का बजट प्रस्तुत करते। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक ये काम नहीं हुआ है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे शायद सदन में तो ये काम किया नहीं जा सकता है, परंतु सदन के बाहर ये काम अवश्य किया जा सकता है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आ रहा हूं जी। जैसा कि आपने स्वीकार किया कि 5 राज्यों में चुनाव सद्य होने वाले हैं, इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा चूंकि चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध लगा दिया था पहले ही कि जो राज्य चुनाव में अभी जा रहे हैं 5 राज्य, उनसे संबंधित बजट में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की जाएगी, वरना वह आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन जो घोषणाएं पूरे देश के लिए हो रही हैं, कहीं न कहीं उनकी पृष्ठभूमि में
दलों का प्रभाव उस चुनाव पर न पड़ता हो, ऐसा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ठीक है। कल जब मैंने आर्थिक सर्वेक्षण सुना, तो आर्थिक सर्वेक्षण के सुनने के बाद ये पता चला कि सरकार को लगभग 65%, 64.9% उसके आमदनी में इजाफा हुआ है। तो मैंने सोचना शुरू किया कि कदाचित 3 विषयों में इस बजट के द्वारा सरकार कुछ न कुछ कार्य करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी है जी। जलवायु के लिए वो कुछ न कुछ कार्य करेगी, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वो कुछ न कुछ कार्य करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कार्य करेगी, और साथ ही साथ जो बहुत वर्षों से मैं लिखता पढ़ता बोलता रहा हूं के ऊपर टैक्स लगाने की बात इस बार भी छोड़ दी गई है। हाँ। कदाचित कोई भी राजनीतिक दल आज तक वो साहस नहीं दिखा सका है। हाँ। सच्ची बात तो यह है कि कृषि की आय काले धन को सफेद करने के लिए काम में ले आई जाती है। हाँ। जो बड़ी जोतें हैं, सिंचित जो रकबे हैं 50 एकड़ या उससे ज्यादा के, उन आमदनियों पर हमारे ख्याल से प्रतीक रूप से टैक्स लगाया जाना चाहिए था। जलवायु पर्यावरण हमारी चिंता का मूल विषय है, क्योंकि न केवल वह देश के लिए बल्कि मानवता के लिए आवश्यक है। कुछ पहल जलवायु संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बजट के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डॉक्टर पीएन मिश्रा हमारे साथ में है, मैं उनसे और भी डिटेल में बात करूंगा। 2 मेहमान और जुड़ गए हैं, पहले उनका मैं भी तारुफ करा दूं हमारे दर्शकों के साथ में। तो कुल मिलाकर डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब का ये कहना है कि चूंकि आमदनी में इजाफा हुआ है, तो लिहाजा उस तरह की उम्मीद थी कि उस आमदनी में इजाफे के संदर्भ में क्या कुछ और प्रावधान हो सकते थे। इस वक्त हमारे साथ में 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में रजनीश धामीजा जी जुड़े हैं, जो कि सीईओ हैं मारुति प्रेम मोटर्स के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश सर आपका। और साथ ही हमारे साथ में इंद्र कुमार सोनी साहब जुड़ गए, जो कि सर्राफा कारोबारी हैं जबलपुर से। रजनीश जी हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़े हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंद्र कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर्राफा कारोबार के संदर्भ में अगर देखा जाए या कारोबारियों के संदर्भ में अगर आप ओवरऑल बात कर रख सकें, आज का जो बजट है, इस बजट में क्या कुछ आप राहत महसूस कर रहे हैं या कुछ आपको लगता है कि कुछ और प्रावधान होने की जरूरत थी? आपका अपना अब तक का आकलन क्या है? देखिए, ऐसा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है सराफा व्यवसायियों का, हिंदुस्तान के सराफा व्यवसायियों का, कि जिस प्रकार से बजट में उन्होंने सराफा व्यवसायियों की उपेक्षा की है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। इससे हमारे इस व्यापार को बहुत आघात पहुंचेगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा है कि 3 साल के अंदर चांदी 1.5 लाख रुपए किलो हो जाएगी और सोना 70 से 75 हजार रुपए 10 ग्राम हो जाएगा, तो आप कल्पना कीजिएगा कि इसकी जनता के ऊपर या अपने कारोबारियों के ऊपर और ग्राहकों के ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। ये एक सोचने वाली बात हो जाएगी। एक छोटा तो उदाहरण देता हूं कि आदमी एक गट्ठा भर के नोट लेके आता है और एक मुट्ठी भर, हाथ की चुटकी बराबर एक सोना लेके जाता है। सोचिए ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कहां ले जाना चाहते हैं इस बाजार को। ये यानी ये तो ये मान के चला जाए कि आने वाले समय में 5 साल 10 साल के अंदर ये सराफा व्यवसायियों की कमर तोड़ देंगे। कोई रियायत नहीं दे रहे हैं व्यवसायियों को, किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दे रहे हैं, तो आखिर गवर्नमेंट क्या चाहती है सराफा व्यवसायियों से? पूरा टैक्स लेने के लिए सराफा व्यवसायी है, उनसे जीएसटी वसूल करने के लिए सराफा व्यवसायी है, उनको प्रताड़ित करने के लिए सराफा व्यवसायी, और सहयोग के नाम पे और सहूलियत के नाम पे हाथ खिलाई सुन्न। ये है व्यापार, ये है इनकी नीति। ठीक है इंद्र कुमार जी, मैं आपसे और डिटेल में बात करूंगा। जी आपसे और डिटेल में, क्योंकि क्या प्रावधान होना, आप कम से कम आपकी बात से ये तो समझ में आ रहा है कि सराफा व्यवसायी जो है इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि प्रावधान नहीं किए, लेकिन क्या कुछ किए जाने चाहिए थे, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे साथ में रजनीश जी भी हैं, रजनीश जी से भी उनकी चर्चा, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो ले लें। रजनीश जी, क्या कुछ कहेंगे? जो अलग अलग सेक्टर्स को देने की कोशिश की गई है, लिहाजा आप किस तरह से देख रहे हैं जो प्रावधान किए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, क्या संतुष्ट हैं? आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है रजनीश जी? सकारात्मक बजट है और एक प्रोग्रेसिव बजट है। कहने का मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले ही जूझ रहा है कोविड टाइम पे, और सभी व्यापार जूझ रहे हैं, सभी सेक्टर जूझ रहे हैं कोविड पे।
कहने की अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चिप्स की शॉर्टेज है वो लगातार बनी हुई है, और वो शॉर्टेज धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। कंपनी कैसे बाहर की विदेशी कंपनियों से टाइप करती जा रही है। जो कंपनी को पहले चिप्स आती थी वहाँ पर कोविड चल रहा है, तो उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। तो आगे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता जा रहा है, सरकार योजना पे काम कर रही है, नए हाईवे आ रहे हैं, हाईवे पे खास को ध्यान दिया जा रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रोग्रेसिव रहेगा ओवरऑल, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है राजीव जी का हमको आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ आपका ऑडियो आ रहा है। कोशिश करेंगे कि दोबारा समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको फिर से सुनेंगे, सीधे सीधे करेंगे। इस बीच हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल कांग्रेस के, भोपाल से जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। बजट पर प्रतिक्रियाएं लगातार हम ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया अब तक ये आई है कि निराशाजनक बजट है। भूपेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस बजट को लेकर? इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? एक बजट न केवल निराशाजनक है, बल्कि ये जो है छल छद्म से भरा हुआ है। इसके जो आंकड़े हैं, कल सरकार ने पेश किया है जो आर्थिक सर्वेक्षण, और आज जो बजट पेश किया है, बजट पेश में कोई किसी चीज का आश्वासन नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है कि साहब जो है 60 लाख नौकरियां पैदा होने की क्षमता है। हाँ। क्या 1 लाख लोगों को भी नौकरी देंगे, इसका आश्वासन दे रही है सरकार? 60 लाख का झांसा तो दे रही है। 2 करोड़ का झांसा दिया गया था आज से 5 साल पहले, आज जो है 60 लाख का झांसा दिया जा रहा है। सरकार ये क्यों नहीं कहती कि 60 लाख की क्षमता भले पैदा हो रही हो, इससे हम मगर कम से कम 2 लाख लोगों को तो नौकरी देंगे ही, 3 लाख को तो देंगे ही। ये कहने की स्थिति में सरकार क्यों नहीं है? ये बजट ऐसे होता है कि जिसकी में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। दूसरी जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, कि सरकार ने ये कहा है कि 9.2% से उनकी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और जो आपके बीजेपी के अगर कोई सज्जन हो तो, हाँ। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आईआईपी डाटा बता रहा है कि 0.9% की ग्रोथ हो रही है। हाँ। इलेक्ट्रिकल जनरेशन में 2.1% की ग्रोथ हो रही है। हाँ। ओवरऑल ग्रोथ देश में जो है 1.4% की है। 14.5% जो है इन्फ्लेशन है, होलसेल इंडेक्स है ये। और सीपीआई से जो है पहली बार जो है कंज्यूमर इंडेक्स से जो खुदरा महंगाई होती है उससे 10 गुनी ज्यादा जो है थोक की महंगाई है। आप ये देखें कि इस पूरे आर्थिक परिदृश्य में केवल एकमात्र क्षेत्र है एग्रीकल्चर, जिसने 3.9% की ग्रोथ की है। और उसी क्षेत्र को ये सरकार सबसे ज्यादा कुचलने का काम कर रही है। ठीक है, उसी क्षेत्र को जो है उसने हमारे को जो है जिस तथाकथित कोरोना की पीड़ा से बाहर निकाला है एग्रीकल्चर सेक्टर ने, उसी सेक्टर को वो कुचलने में लगे हुए हैं। 1 साल तक बैठे रहे सड़क पर, उनसे बात नहीं करना चाहती सरकार। ये जो है ये सरकार की नीयत को और उसके बारे में बताता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये 32.171 मिलियन मीट्रिक टन होती थी 19-20 में, आज जो है 30.49 मिलियन मीट्रिक टन हो गई, ये घट गई। तो अगर जब सारी चीजें घट रही हैं, हमारी जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां घट रही हैं, हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ घट रही है, तो ये जो है 9.2% का जीडीपी में उछाल के हवा से आएगा। ये कोई हिरण आएगा दौड़ता हुआ? और ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी सवाल खड़े कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के संदर्भ में जो कुछ प्रावधान किए गए उसके लिए। डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपने सुना अभी हमारे साथ में सराफा कारोबारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि बजट में कोई एलोकेशन उनके लिए नहीं है, निराशाजनक बजट है। हमारे साथ में इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े व्यक्ति भी थे, वो भी ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सड़कें तो बना रहे हो, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि किसी सेक्टर को कुछ नहीं दिया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अमूमन शेयर बाजार भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। जब यह बजट भाषण शुरू किया गया था, शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल था, माना जा रहा था कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे बजट खत्म हुआ शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से गिरा है। जितनी बढ़त हुई थी उससे ज्यादा नीचे गिर गया। अब इसको किस तरह से लिया जाए, और जो बाकी तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं वो जो बात कह रहे हैं उसको किस तरह से समझा पाएंगे सर आप? देखिए शेयर बाजार एक प्रकार से इकोनॉमी द्वारा या यूं कहें इंडस्ट्री द्वारा
बजट की ग्राह्यता का मानदंड है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि बजट जब प्रस्तुत हो रहा था तो शेयर बाजार चढ़ रहा था, और जब मैं आपके इस चैनल पर जुटा हूं तब तक जो शेयर बाजार था 270 पॉइंट पर ये नीचे गिर चुका था जी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उद्योग जगत ने इस बजट का स्वागत नहीं किया है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, और पहले जहां मैं बात कर रहा था, पर्यावरण की चिंता को कुछ हद तक इस बजट ने रेखांकित किया है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, इस नाते शिक्षक की नजर से मैं इस बजट को देखना चाहूंगा। इसमें यह विधान किया गया है कि 5 यूनिवर्सिटीज देश के 5 हिस्सों में खोली जाएंगी। ठीक है, हमारे ख्याल से वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य में खोली जाएंगी। इन डिजिटल यूनिवर्सिटीज को हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में डिजिटल डिवाइड पैदा करने का काम न करें और शिक्षा में जो गैर बराबरी पहले से है उस गैर बराबरी को ये प्रोत्साहन न दें। दूसरी बात, विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने की बात करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि वो विदेशी विश्वविद्यालयों को निमंत्रित करेंगी और वे हमारे रेगुलेटरी सिस्टम से मुक्त होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से, जैसा कि मैंने निवेदन किया, कि जो एजुकेशनल डिवाइड है वो और बढ़ जाए और ये निरंकुश होकर के अभिजात वर्गों के धनी लोगों की सहायता करना शुरू करें। कुल मिलाकर के सतर्कता के साथ इन दोनों कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। एक अलग, पर सतर्कता के साथ एक अलग बात है कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। वित्त मंत्री महोदया ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की कोई बात नहीं कही है, और न केवल इतना ही, जब बात ही नहीं कही तो उसके लिए किसी फंड को एलोकेट करने का कोई मतलब ही नहीं होता था। हाँ, चुनाव का प्रभाव दिखाई पड़ रहा हो या न दिखाई पड़ रहा हो, परंतु कोविड का प्रभाव इस बजट पर निश्चित रूप से इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है कि अनेक स्थानों पर मेंटल हेल्थ सेंटर खोलने की बात इस बजट में कही गई है। कदाचित वो समय की आवश्यकता बन चुकी है। तो शिक्षा के नजरिए से स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन बनाने की पहल में इस बजट का मैं सतर्कता पूर्वक स्वागत करूंगा। और वो सतर्कता ये होगी, ये जो है, जो विधान किए जा रहे हैं, वे एजुकेशनल डिवाइड और डिजिटल डिवाइड पैदा करने का काम में कर बैठे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगर शेयर बाजार के रिएक्शन को आप देखें तो शेयर बाजार का रिएक्शन ये कहता है कि औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों ने इस बजट का स्वागत नहीं किया है। यानी कि जो उम्मीदें इस उद्योग जगत को थी उसने स्वागत नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग को चूंकि टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें थी, वो इस वक्त बदलाव नहीं किया गया, लिहाजा उस लेवल पर भी नहीं मिला। सर्राफा कारोबारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ में एक प्रतिक्रिया आ रही है तीसरी श्रेणी के शहरों, भूपेंद्र सिंह से बातचीत करें, हमारे सहयोगी सुनते हैं। मैं तो अगर हम बात करें भोपाल और इंदौर को छोड़ के, उस लिहाज से इस बार बजट आवंटन में काफी फोकस किया गया कि दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों का ज्यादा विकास किया जाए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से ज्यादा बेहतर नजर आता है। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, इनके लिए टायर 2, टायर 3 के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित करके इनके विकास की अलग से योजना अब बनाई जाएगी, और जो हमारे छोटे और मझोले शहर हैं, अब उनका तेजी से विकास होगा। भारत सरकार से इसमें मदद मिलेगी। तो हमारे जो छोटे शहर थे, मझोले शहर थे, जहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं ठीक ढंग से मिलें, इस दिशा में ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे इनका अब तेजी के साथ विकास होगा। साथ ही आज जो बजट आया है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण बजट है। हमारे देश के अंदर जो हमारा गरीब आदमी है, हर गरीब आदमी का मकान हो, इसके लिए 22-23 में 80 लाख प्रधानमंत्री आवासों
का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। इससे गरीब का मकान बनेगा, हर गरीब को पीने का पानी मिले, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे